नमस्ते इंडिया। तो गाइस हम ऑलरेडी अमालगमेशन टॉपिक पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो लेक्चर लिए उनको अच्छे से आते होंगे, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अपन ने ऑलरेडी आईसीए के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। इतने सिंपल वैसे मैंने आपको कराया कि आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको शॉर्ट में पीएम के जो क्वेश्चन है उनका रिविजन करा रहा हूँ, राइट। तो ये शॉर्ट टाइप का रिविजन लेक्चर होगा जिसमें अपन क्या करेंगे, सारे पीएम के क्वेश्चन करेंगे बस शॉर्ट में, ठीक है, ताकि आपका क्या कॉन्फिडेंट और अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में ये जो क्वेश्चन अमालगमेशन ये आप शानदार अच्छे बेस से करके आओगे। कैसे करना है, क्या करना है, सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अपने वीडियो लेक्चर में। तो गाइस अगर किसी ने वीडियो लेक्चर नहीं लिया है, इन द केस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो लेक्चर ले सकते हो, राइट। या फिर आप www.jsvirtual.com पे जाइए और वहां पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है और फुल लेक्चर भी अवेलेबल है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपन लेक्चर। अमालगमेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आईसीए का पीएम है, ओके। ये आपको आईसीए की साइट से मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। X Limited was wound up on 31st March 2013 and its summarized balance sheet as on the date आपको दे रखा है। तो ये देखिए X Limited यानी सेलिंग कंपनी का बैलेंस शीट आपको दे रखा है। क्या क्या इसके अंदर है, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L अकाउंट, दिस ऑल आर द रिजर्व। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में यू हैव ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स ये दे रखा है। फिक्स असेट, करंट असेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में यू हैव डेटर्स लेस प्रोविजन, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इन चीजों को देख के डरिएगा मत। हो सकता है कि ये एग्जाम में आपको शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में दे रखा होगा, तो लंबा सा यानी 3 पेज तुम पलटे जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है और तुम डर जाओ कि अरे सर इतना बड़ा सम आ गया। बेटा वो इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बट एग्जाम में जो पेपर होता है बड़ा होता है, इसके लिए आपको 3-4 पेज में मिलेगा, तो उसमें आप बिल्कुल डरना मत, ठीक है। वाई लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग असेट एट द वैल्यू शोन एज अंडर। यहाँ पे परचेसिंग कंपनी इज द वाई लिमिटेड और ये आपकी यही असेट इतने में ले रही है। फिक्स असेट ले रही है, इन्वेंट्री ले रही है और बिल्स रिसीवेबल ले रही है। तो सिर्फ 3 असेट आपकी ले रही है, बाकी कुछ भी नहीं ले रही है। Purchase consideration was settled by the Weil Limited as under 5,10,000 of the consideration was satisfied by the allotment of fully paid up 10% preference shares of ₹100 each। तो बेटा 5,10,000 रुपए के तुझे प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, 10% वाले, 100 रुपए वाले। द बैलेंस, द वर्ड से बैलेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैलेंस? 1 रुपया, 1 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, कुछ भी हो सकता है। यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द अमाउंट। इन दैट केस ये आपका जो मेथड होगा पीसी का वो कौन सा होगा सर? फिर हमारा आएगा नेट असेट मेथड। कौन सा आएगा? नेट असेट मेथड। चलिए, द बैलेंस वाज सेटल्ड बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ₹10 ईच एट 80 रुपीज पेड अप, और उसका पेड अप वैल्यू कितना है? 8 रुपीज। तो बैलेंस नहीं पता है तो आपको नेट एसेट लेना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज 1,50,000, बिल्स पेबल वाज सेटल्ड 38,000। सर ये क्या है बेटा? देखो, परचेजिंग कंपनी ने सारी एसेट नहीं ली है तो उसने डेटर्स और बिल्स पेबल नहीं लिए था, तो सेलिंग कंपनी को ये चीजें बेचनी पड़ेगी या पैसा लेना पड़ेगा, तो ये सब सेलिंग कंपनी के लिए। इनकम टैक्स अथॉरिटी का जो टैक्स लायबिलिटी था 2,22,000 में सेटल किया। क्रेडिटर को आपने सेटलमेंट किया है, अभी तक एक्सपेंस जो भी है तुम्हारा 8,000 में फाइनली। और आपको क्या पूछा है? कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर टू बी अलॉटेड बाय वाई लिमिटेड इन द डिस्चार्ज ऑफ द पीसी। तो यहाँ पे पीसी पूछा है। सर नेट एसेट मेथड है, जो जो असेट लेंगे जितने में लिया सिर्फ वो लिखते हैं। क्या उसने ये सारी असेट ली है? आंसर इज नो। क्या उसने सारी लायबिलिटीज ली है? आंसर इज नो। तो उसने क्या लिया है? उसने सिर्फ मात्र 3 चीजें ली, ओनली 3 थिंग, फिक्स असेट, इन्वेंट्री एंड बिल रिसीवेबल। तो इन तीनों का जो टोटल होगा दैट इज योर पीसी। अरे बोलो, क्या ये आपको समझ में आया? तो ये कितना हो गया? तीनों का टोटल किया जाए तो ये तीनों का टोटल किया, देखो, फिक्स असेट, इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल, टोटल आ गया 20,80,000 रुपीज। कितना आ गया? 20,80,000 रुपीज। नाउ 20,80,000 में से बेटा 5,10,000 का तो तेरा प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल हो जाएगा। 5,10,000 ये प्रेफरेंस शेयर के रूप में दे रहा है, तो बचा हुआ कितना बच गया? 15,70,000 ये मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? सो 5,10,000 इज फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 15,70,000 इज फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आ गया आपका। अब बेटा आपको अगर मान लो इसने पूछा है कि कितने प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेगा और कितने इक्विटी शेयर करेगा, तुझे अमाउंट पता है, तेरे को मालूम है 5,10,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बेटा डिवाइड बाय 100 रुपए का एक का वैल्यू है, कर ले। तो 5,100 क्या आ गया? प्रेफरेंस शेयर आ गया, तो ये 5,100 प्रेफरेंस शेयर आ गया। और इक्विटी शेयर की बात करूं तो 8 रुपीज पेडअप है, तो आपको हमेशा पेडअप वैल्यू लिया जाता है, तो डिवाइड बाय 8 कर ले, देन यू विल गेट 1,96,250 शेयर्स।
ठीक है, तो देख 1,96,250 इंटू 8 रुपीज, तब तेरा पेड अप कैपिटल इश्यूड कैपिटल कितना होगा 15,70,000 बैलेंस शीट में दिखेगा। क्या ये तेरे को समझ में आया क्या कुछ? तो डिवाइड बाय 8 करना है, ना कि 10 या 12, कुछ भी नहीं, 8 करेंगे जो इश्यू प्राइस है वो। तो अगर ऐसा करेगा तो तुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, तो ये दोनों मिल गया, ये चीज यहाँ पे दे रखी है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये बैलेंस बचा इक्विटी शेयर के लिए 8 रुपीज का पेड अप है, इतने शेयर्स इशू कर लिए, काम खत्म हो गया। क्या ये पीसी का समझ में आया? फिर उसने क्या पूछा है, सर प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, वाई लिमिटेड अकाउंट। चलिए भैया फटाफट जरा मुझे बताइए कि इसने बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट, जो जो असेट जितने में है बुक वैल्यू पे ये सारी असेट ट्रांसफर कर दे, जो जो लायबिलिटीज है आउटसाइडर वाली वो ट्रांसफर कर ले, ठीक है। तो पहले ये देखो सारी असेट ट्रांसफर करो, फिक्स असेट, इन्वेंट्री, ठीक है, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल आपका गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया, ये सब मैंने टिक किया वो ट्रांसफर कर लिया। साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वो भी ट्रांसफर हो जाएगा लायबिलिटी में, बिल्स पेबल ट्रांसफर हो जाएगा, संदिग्ध क्रेडिटर्स हो जाएगा। इस तरह से आपने सारी चीज ट्रांसफर कर ली। अगेन यहाँ पे देखिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिख रहा है, ये सर 2,20,000 का, तो ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2,20,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स भी ट्रांसफर कर लीजिए, राइट। तो आपने सारी असेट और सारी आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया है। अब आप पीसी लिखते हो बाय बाय लिमिटेड, क्यों लिखते हो, क्या लिखते हो, मैंने आपको सारे वीडियोस में अच्छे से बताया है बेटा, मैं क्यों लिखते हो, एक एक चीज का छोटा सा एग्जांपल देके मैंने बताया है, तो आई थिंक आपको अच्छे से आता होगा कि क्यों यहाँ पे अभी बाय बाय लिमिटेड यानी पीसी आया है। डन, आई थिंक यहां तक खत्म हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई असेट या लायबिलिटी जो सामने वाला नहीं लेता है, हम अगर बेचते हैं तो बाय बैंक लिखते हैं, तो डेटर हमने बेचे, हम हमारे पास पैसा आया डेटर से, तो 1,50,000 आ गया, सर डेटर बेचे, अरे क्या मजाक कर रहे हो, अरे कभी कभी हो जाता है यार चलो, तो हम बेचेंगे नहीं किसी इंसान को, राइट, मतलब डेटर से पैसा रियलाइज हुआ है तो बाय बैंक आ गया 1,50,000। अब आपने यहाँ पे कुछ क्रेडिटर को पेमेंट भी किया, आपने लिक्विडेशन एक्सपेंस जो भी है, तो 8,000 का ये आ गया जनाब। इसके अलावा आपका बिल्स पेबल था, क्या था आपका, बिल्स पेबल भी था, जो सामने वाले ने नहीं लिया है, तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि बिल्स पेबल सेटल 38,000 में, तो ये टू बैंक आएगा, क्या आएगा, टू बैंक आएगा 38,000 का, और टैक्स लायबिलिटी भी है तो ये भी टू बैंक आएगा, क्यों आएगा सब मैं बता चुका हूं, तो टू बैंक आ जाएगा 2,22,000, क्योंकि आप अभी उस अकाउंट को क्लोज कर चुके हो प्रोविजन फॉर टैक्स को, तब उसको नहीं छेड़ सकते, तो अब जो भी अमाउंट होगा, जो भी पेमेंट होगा, सारा सारा होगा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। इसके अलावा क्रेडिटर को पेमेंट किया, सेटल किया, ये हो गया। बचा हुआ जो डिफरेंस है बेटा वो चला गया बैलेंसिंग फिगर के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या यहां तक समझ में आया? अब हम बात करें इक्विटी शेयर के होल्डर के अकाउंट, कैपिटल आ गया उनका, पीपीआई आ गया, कंटीजेंसी रिजर्व आ गया, पीएनएल अकाउंट आ गया, और ये जो प्रॉफिट हुआ था वो आ गया। तो हमने पूछा अरे ओ इक्विटी शेयर होल्डर, क्या बोला, अरे ओ इक्विटी शेयर होल्डर कि किसका पैसा मांगता है हमारे पास, तो बोला सर कैपिटल का पैसा, सर पीपीआई का पैसा, सर कंटीजेंसी रिजर्व का पैसा, सर प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा। मैंने बोला बस, बोला ना 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 सर, अभी जो रियलाइजेशन में प्रॉफिट आया वो भी तो मेरा है, तो हमको वो भी दो। हमने बोला जो लो जो, कितना पैसा मांग रहे हो आप, 20,80,000। हमने बोला ये पकड़ो प्रेफरेंस शेयर्स 5,10,000 के, और ये पकड़ो इक्विटी शेयर्स 15,70,000 के, और इस तरह से ये 20,80,000 आ गया। अब ये 20,80,000 जो पीसी था अपने को किस वे में आया, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो है ही नहीं अपने पास, तो भूल जाओ, बच गया कैश एंड बैंक, जो जो एंट्री डाली है कैश एंड बैंक की सारी लिख दो, देन फाइनल अमाउंट अपने पास में आ जाएगा। बट सर एक तकलीफ है, पूरे सम आपने समझा दिया अच्छे से, हमको समझ में भी आ गया, सिर्फ ये क्रेडिटर वाला सीन समझ में नहीं आया है कि सर क्रेडिटर को कितने में सेटल किया, राइट। तो अभी आपको एक प्रॉब्लम आ रहा होगा, वो आ रहा होगा सर क्रेडिटर का अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्रेडिटर का अमाउंट कितना सेटल हुआ नहीं दे रखा है। तो मैंने बोला सुनो, अगर इन दैट केस ऐसा होता है कि अपने को पता है कोई लायबिलिटी सेटल करनी है, अपने को पता है, बट उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, बट बाकी सब चीजें पता है, इन दैट केस तुम कैश एंड बैंक बनाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कैश तो बचा ही नहीं है, तो जो भी कैश बचा होगा वो आपने किसको पेमेंट किया होगा, क्रेडिटर को किया होगा। इसके लिए अपने को यहाँ पे पहले कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये देखो पहले मैं कैश एंड बैंक बना रहा हूँ, उसमें क्या क्या आया देख लो, ओपनिंग बैलेंस आ गया, डिटेल से पैसा आ गया, हमने इतना खर्चा किया, इनको इनको इतना पेमेंट किया एज पर दी क्वेश्चन, ये सब दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी है। तो अब बैलेंस बच गया है, क्या ये इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, आंसर इज नो। तो ये पैसा किसको जाएगा, एक लायबिलिटी खड़ा है, उसका नाम है क्रेडिटर, बेचारा खड़ा है वेट कर रहा है तुम्हारा, बुरा मत करना उसके साथ, दे दो बेचारे को। तो तुमने ये बैलेंसिंग फिगर उसको दे दिया 2,11,000 रुपए का। क्या ये आपको समझ में आया? अब ये क्रेडिट का पेमेंट यही तुम्हारा रियलाइजेशन में भी आया है, ये देखिए 2,11,000 किधर गया किधर गया, ये रहा ये रहा ये रहा। तो इसका मतलब इस सम में तुमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले सर फर्स्ट कैश एंड बैंक बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कितना पेमेंट किया नहीं पता। सेकंड रियलाइजेशन अकाउंट बना दोगे तुम लोग,
थर्ड, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर बना दो, लास्ट में आप क्या बना सकते हो, वाई लिमिटेड का अकाउंट। इस तरह से सम करना है। तो इस पूरे सम में समझने लायक चीज क्या थी? क्या पीसी? नहीं सर, इतना सिंपल था। क्या रियलाइजेशन अकाउंट? नहीं सर, सब सिंपल था, सिर्फ क्रेडिटर वाला पेमेंट। तो अगर तुमको एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है तो जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, आपको कहीं पे लिख देना चाहिए कि सम में देखने लायक चीज एक ही है, और वो है सिर्फ क्रेडिटर को सेटलमेंट। तो इस सम में कहीं पे भी लिख दो, वी हैव टू फोकस ऑन क्रेडिटर सेटलमेंट, राइट। तो बस ये क्रेडिटर वाला पॉइंट अच्छे से देखना है कि क्रेडिटर को ने कैसा पता चला कि क्रेडिटर का सेटलमेंट करना है, क्योंकि सर अमाउंट दे रखा नहीं है क्रेडिटर को कितना हो रहा है, और अपने पास कैश एंड बैंक की डिटेल है। तो जो भी कैश एंड बैंक होगा वो सामने वाला कंपनी ले भी नहीं रहा है, तो अपने पास ही पड़ा है। तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अपनी जो लायबिलिटी उसको देंगे ना, तो जो भी बैलेंस बच गया है वो क्रेडिटर को पेमेंट करना है। हाँ, क्रेडिटर से ज्यादा फिर भी अमाउंट बच गया तो वो जो बैलेंस बचा हुआ है वो अपन इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। सपोज करो यहाँ पे अपना बैलेंस, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बचा है 2,11,000, राइट। बट जो आपका क्रेडिटर्स है दैट इज योर 2,26,000। तो जो बैलेंस बचा है वो लेस है क्रेडिटर से, तो बेटा पूरा क्रेडिटर को चला जाएगा। बट अगर मान लो क्रेडिटर का अपना कैश का बैलेंस 2,60,000 होता, तो क्रेडिटर को सिर्फ 2,26,000 देते, तो बैलेंस जो बच गया है वो किसको मिलता? इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ में आया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें परचेजिंग कंपनी बुक्स में एंट्री हो तो बड़ी सिंपल है, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर पीसी से आ गया। 3 असेट लिए टू बिजनेस परचेज, नेट असेट में कभी भी गुडविल या कैपिटलिज्म नहीं आता है, और पेमेंट कर लो तो पेमेंट की एंट्री आ गई। बस ये इतना छोटा। चलिए गाइस, तो अभी अपन देखने वाले हैं आपका पीएम का क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो कंपनी है, एक मैक्स है एक मिनी है, और इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी है। इसमें थोड़ा बहुत पार्ट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का भी है, और अमालगमेशन तो है ही है। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में है बट इतना इंटरेस्टिंग वाला नहीं है जितना ये है। तो एग्जाम के हिसाब से भी देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। यू हैव टू कंपनी मैक्स एंड मिनी। मैक्स एंड मिनी 1000 में अमाउंट दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है आपका 1500 एंड 1000। इसी तरह से प्रेफरेंशियल कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, 12% डिबेंचर है, देन ट्रेड पेएबल है। फिर गुडविल, अदर फिक्स एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी, कैश एट बैंक, ओन डिबेंचर, नॉमिनल वैल्यू 2 लाख, 192 का दे रखा आपको कॉस्ट। उसके बाद डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड P&L अकाउंट। आपको पता होगा कि यहाँ पे एक चीज दिख रही है और वो मजेदार चीज है, वो है ओन डिबेंचर। एक कंपनी खुद के शेयर्स परचेज नहीं कर सकती, बट खुद के डिबेंचर जो है वो परचेज किए जा सकते हैं, राइट। तो इसने खुद के डिबेंचर परचेज किए। ऑब्वियसली आप तभी परचेज करना चाहोगे जब मार्केट में सस्ते में मिल रहे होंगे। तो आपने क्या किया, खुद के डिबेंचर जब सस्ते में मिल रहे थे तो आपने ले लिए, और जब आपने लिए तो ऑब्वियसली जितने में आपने लिए उतने पे आप बुक करते हो। तो इसने जो बुक किया है वो देखिए 192 यानी 1,92,000 में किया है, क्योंकि उसको इतने में मिला है। तो इसने लेने की कॉस्ट कितनी दे रखी है 1,92, बट उनका फेस वैल्यू कितना है 2 लाख। तो 2 लाख के डिबेंचर 1,92 में लिए है। नाउ on 1st April 2013 मैक्स लिमिटेड adopt the following scheme of reconstruction। मैक्स लिमिटेड यानी दिस कंपनी, इसने रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम ली है। तो बिफोर द अमालगमेशन अपने को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आना चाहिए। तो गाइस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, काफी लोगों को पता है, जिन्होंने वीडियो लेक्चर मेरे लिए है उनको पता है कि मैंने कितने अच्छे वे से बताया था। चाय पानी पे बुलाया था, नाश्ता करवाया था, राइट, अगर आपको याद है तो। फिर कॉम्प्रोमाइज कराया था, तो वो स्टोरी अच्छी सी थी, और आपको सारी एंट्री आई होप याद होगी। बस उसी से रिलेटेड कुछ चीज है, पहले वो कर लेते हैं। Each equity share shall be subdivided into 10 equity share of which 10 each fully paid up. 50% of the equity share capital will be surrendered to the company. So सबसे पहले चीज आपको दे रखी है सब डिवीजन। क्या दे रखा आपको? सब डिवीजन। तो अगर याद है तुमको तो मैंने एक चॉकलेट का एग्जांपल लिया था, तो वहां पे क्या था, सब डिवीजन था, राइट। और मैंने बताया था कि एक ही चॉकलेट को अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में बांटोगे तो ओवरऑल तो उसकी जो क्वांटिटी है सिर्फ वो बढ़ेगी, बट उसका जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। और कंसोलिडेशन भी सिखाया था, तो यहाँ पे वो सब डिवीजन वाला है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, सब डिवीजन का मतलब होता है कि आपके जो शेयर्स है उसका जो फेस वैल्यू होता है वो कम करना। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो मान लो मेरे पास पहले एक शेयर था 100 रुपए वाला, अब मैंने उसी के 10 टुकड़े कर लिए, तो अब मेरे पास क्वांटिटी जो है वो कितनी हो चुकी है, 10 तो हो चुकी है, बट स्टिल इसका जो वैल्यू है वो 100 रुपए ही है। तो इसमें कुछ फायदा या नुकसान नहीं होता, जस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो पहले सब डिवीजन की एंट्री बोले तो यहाँ पे मैक्स लिमिटेड कर रहा है, तो ये 1500 और 1000 में है, मतलब 15 लाख रुपए।
सो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में आपको लिखना है पहले 100 रुपए वाला था अब 10 रुपए वाला हो गया है, तो जब आपने डेबिट किया तो 100 से करना, जब क्रेडिट करो तो 10 से करना, राइट। बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, जो पहले आपके पास शेयर्स थे अब वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, राइट। चलिए तो ये एंट्री होगी, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, राइट, सब डिवाइड किया है तो इस शेयर्स वर्ग के नरेशन में लिखा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल वुड बी सरेंडर टू द कंपनी। अब बोल रहा है कि आधे लोगों ने अपना क्या किया, सरेंडर कर दिया शेयर्स, मतलब फायदा हो गया कंपनी को। तो अब जो कैपिटल था 15 लाख का, अब 50% लोग बोल रहे हैं हम नहीं लेंगे, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल उतना कम हो जाएगा और ये फायदा चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो ये फायदा पर कहां पे ट्रांसफर होगा बेटा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। चलिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन ये एंट्री होती है, बिकॉज इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रहा है और जो भी फायदा या नुकसान होता है रिकंस्ट्रक्शन पे उसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। चलिए तो दो एंट्री आपको समझ में आ गई है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर फॉर 3 ईयर। आपका जो प्रेफरेंस डिविडेंड था वो 3 साल से अरियर था। वैसे प्रेफरेंस डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, बिकॉज दैट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, राइट, प्रॉफिट होगा तो देंगे। सो ये अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं यहाँ पे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अग्री टू वेव 90% ऑफ द डिविडेंड क्लेम। अब 90% डिविडेंड क्लेम वो वेव कर रहा है, तो बेटा जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में है ही नहीं, कभी भी उसको वेव करने की एंट्री पास नहीं करनी है। तो जिसको आपने कभी लाने की एंट्री नहीं की उसको आप वापस जाने की एंट्री कैसे पास करोगे, तुम लॉजिकली सोचो, जिसकी आपने एंट्री पास नहीं की उसको हटाओगे कैसे। सो अगर आपने लायबिलिटी बैलेंस शीट में है ही नहीं तो उसको वेव करने हटाने की एंट्री आपको पास करनी ही नहीं है, सो नो एंट्री नीड। चलिए इसके बाद आगे देखिए, डिविडेंड क्लेम एंड एक्सेप्टेड पेमेंट द सॉरी एंड एक्सेप्ट द पेमेंट द ऑफर द बैलेंस, और 90% जो था वो खत्म हो गया, 10% का अपने को पेमेंट करना है। अब जब पेमेंट करेंगे तो कोई भी न्यू अकाउंट अपने को ओपन नहीं करना है, जो अकाउंट आपका चल रहा है उसी में यानी कैपिटल रिलेशन में ही आपको डालने का है। सो एंट्री होती है कैपिटल रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। सो अब देखिए जो अमाउंट है वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए 500 का दे रखा है बेटा, ये 1000 में, इसका मतलब 5 लाख रुपए कितने होते हैं, 500 इंटू 1000 करो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। सो 5 लाख है, 5 लाख का 9%, तो बेटा देख 5 लाख रुपीज है तेरे सामने, 5 लाख रुपीज के ऊपर 9% का क्या है, डिविडेंड है एवरी ईयर। अपने 3 साल से पेमेंट नहीं किया तो 3 ईयर का कितना होता है, राइट। और उसका सिर्फ अपन 10% पेमेंट करें तो रियल में जो पेमेंट होगा वो सिर्फ 10% होगा। तो अगर आप कैलसी लेके बैठोगे और निकालोगे तो यू विल गेट 1,35,000 एंड 10% उसका आ गया 13,500। सो ये कुछ 13,500 रुपीज आएगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड लिखेंगे, आंसर इज नो। सर क्यों, क्योंकि वो बेटा नॉर्मली पीएनएल में हिट होता है और अपने को गलती से भी पीएनएल को हिट नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी कैपिटल रिडक्शन में रीजन एग्जांपल सब आपको दिए है। नाउ 13,500 आपका आ चुका है, राइट। तो ये एंट्री होगी कैपिटल रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस इज योर 13,500, राइट। 3 ईयर का था, 3 ईयर इंटू आपको सिर्फ 10% पे करना है और 90% जो वेव हुआ उसकी कोई भी एंट्री आपको पास नहीं करनी है, राइट। तो वेव की कोई एंट्री पास नहीं होती है। चलिए इसके बाद अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इस सम का वो है ये ओन डिबेंचर वाला पॉइंट। ये आपको बड़े ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ओन डिबेंचर ऑफ 80,000 वाज सोल्ड एट 98 कम इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग ओन डिबेंचर वर कैंसल्ड। ठीक है, ये बताइए सबसे पहले कि आपकी बैलेंस शीट में जो डिबेंचर दिख रहा है उसका कॉस्ट कितना है सर, 192, फेस वैल्यू कितना है 2 लाख, उसमें से 80,000 रुपए के फेस वैल्यू के 80,000 के फेस वैल्यू के आपने सेल किए। बेटा जब भी मैं सेल करता हूँ ना तो मेरी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर ओन डिबेंचर सेल किया है तो टू ओन डिबेंचर, ये हमेशा होती है कॉस्ट पे, किस पे होती है, कॉस्ट पे। और जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसको वो बोलते हैं प्रॉफिट, क्या बोलते हैं उसे, प्रॉफिट ऑन सेल, इस तरह से। अब बताओ मेरे पास बैंक में कितना पैसा आया है, 80,000 का फेस वैल्यू है, एक को 98 में बेचा है कम इंटरेस्ट, हालांकि अपन ने बेचा है तो पैसा आया है, तो पैसा जो आया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। 80,000 का फेस वैल्यू है तो 80,000 डिवाइड बाय 100 करना, तो यू विल गेट 800 डिवेंचर इनटू, एक को कितने में बेचा जरा बताइए मुझे, सर हमने एक को बेचा 98 में, तो इंटू रुपीज 98 कर लो, तो आपको टोटल कितना पैसा मिला है वो आ जाएगा, राइट। तो टोटल पैसा देखिए 800 इंटू 98, 78,400, इतना टोटल पैसा अपने को मिला है। चलिए क्या ये आपको समझ में आया, तो टोटल इतना पैसा मिला है 78,400। नाउ लिसन,
ये जो आपका आया है ओन डिबेंचर 192 का टोटल कॉस्ट था, तो यहाँ पे लेस भी मैंने बोला कि कॉस्ट ही होती है, ठीक है। जो भी एक्सेस है वो इसमें आ जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर तो यहाँ पे आ जाएगा। अब अपने को चाहिए कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेटा ये बता, तेरे पास टोटल 1,92,000 का कॉस्ट है सबका, उसमें तेरे 2 लाख का फेस वैल्यू का डिवेंचर है। अपने को जो कॉस्ट चाहिए वो 80,000 के फेस वैल्यू की चाहिए। तो क्या इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ? तो 1,92,000 का जो कॉस्ट है वो है 2 लाख के फेस वैल्यू का, तो इंटू अपने को चाहिए 80,000 का फेस वैल्यू का, तो यू विल गेट 76,800। कितना मिला अपने को? 76,800। तो ये बताओ अपना ओन डिवेंचर कितना आ गया? 76,800, और 78,400 में बेचा आपने, तो आपने कितना एक्सेस में बेचा, कितने कॉस्ट से एक्सेस में बेचा? सर 1600। ये जो 1600 आया है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, और ये कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। क्यों मैंने बोला था किसी भी केस में तुम्हारा P&L हिट नहीं होगा, तो यहाँ पे अपने को क्या वर्ड यूज करना है? कैपिटल रिडक्शन। सो अब देखो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ कैपिटल रिडक्शन। बोलिए क्या ये एंट्री आपको समझ में आई? राइट। सर कम इंटरेस्ट लिखा तो इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं बेटा, इंटरेस्ट का क्या मतलब है? वो बोला उसने कम इंटरेस्ट परचेज किया था, करने दो, कम इंटरेस्ट सेल किया, करने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। चलो आगे देखिए, डिबेंचर होल्डर 2,80,000 अग्रीड टू एक्सेप्ट वन मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 3 लाख इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये बोल रहा है कि अच्छा, इसने एक और चीज बोली थी इसी में डिबेंचर में, रिमेनिंग ऑन डिबेंचर पर कैंसल। तो 80,000 फेस वैल्यू के तो आपने क्या किए, इधर में से माइनस कर लिए, तो बचे हुए के कॉस्ट आपने कैंसिल कर दिया। तो जब लायबिलिटी कैंसिल असेट गई है, ओन डिबेंचर असेट होता है, वो गया है, तो ये देखो यहाँ पे एंट्री क्या होगी वो समझिए। ओन डिबेंचर में एंट्री क्या होगी? आपने कैंसिल किया बेटा, तो तेरा एक लायबिलिटी जा रहा है, दूसरा असेट जा रहा है, राइट। असेट कितने का जाएगा वो बताओ? सर असेट जाएगा जितना कॉस्ट था, और लायबिलिटी फेस वैल्यू पे। तो अगर मान लो ये तेरी बैलेंस शीट थी, और इसमें जो डिबेंचर दिख रहा होगा 12% डिबेंचर, ठीक है, ये इधर का खुद का ही डिबेंचर है, तो इधर तो फेस वैल्यू लिखता है अपन, तो इधर से फेस वैल्यू जाएगी, बट इधर जितने में खरीदा वो होता है, तो इधर कॉस्ट जाएगी, बचा हुआ फायदा या नुकसान होगा वो कैपिटल डिडक्शन में चला जाएगा। सो मुझे बताओ यहाँ पे कितना फेस वैल्यू का आपका 12% डिबेंचर जा रहा है? तो सर उसमें से 1 लाख, टोटल 2 लाख था, 2 लाख में से आप ऑलरेडी 80,000 का तो सेल कर चुके हो फेस वैल्यू का, तो अब जो बचा है वो बचा है 1,20,000 का। सो ये 1,20,000 रुपीज तुम्हारा आ गया। तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना आ गया? 1,20,000। बट टू इसका कॉस्ट ओन डिबेंचर। चलो तो देखोगे, तो आपके पास टोटल कॉस्ट था 1,92,000 का टोटल कॉस्ट था, उसमें से अभी आपने 76,800 कॉस्ट का सेल किया है, तो कितना बच गया चेक कीजिए। 1,92,000 माइनस 76,800, सो 1,15,200 की कॉस्ट का ये कम हो गया है, तो बचा हुआ फायदा हो गया, तो क्या आएगा? टू कैपिटल रिडक्शन बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 माइनस 1,15,200, 4,800 का ये अपना फायदा हो गया, काम में चला गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? इसको डाउट है यहाँ तक तो आप बोल सकते हो, राइट। चलिए, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो जी, ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए, अब ये बोला डिबेंचर होल्डर ऑफ 2,80,000। अच्छा ऐसे का आंसर चेक कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 78,400 ओन डिबेंचर और कैपिटल रिडक्शन, राइट। 12% डिबेंचर टू ओन डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन, राइट, हो गया। अब ये क्या बोल रहा है सुनो आगे, कि सर डिबेंचर होल्डर ऑफ 2,80,000 अग्रीड टू एक्सेप्ट वन मशीनरी बुक वैल्यू 3 लाख इन फुल सेटलमेंट। तो अपने मशीनरी 3 लाख की जाएगी, डिबेंचर 2,80,000 के जाएंगे, तो 20 का नुकसान हो गया, वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। तो अगर डिबेंचर हटाने का तो क्रेडिट करो, डेबिट करो, सॉरी मशीनरी हटाने का तो क्रेडिट करो। तो डिबेंचर 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,80,000 से। तो ये देखिए 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,80,000 से, मशीनरी क्रेडिट हुआ 3 लाख से, और ये कैपिटल रिडक्शन आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 20,000 का लॉस। क्या ये आपको समझ में आया? नाउ उसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसेबल, इन्वेंट्री का रीवैल्यू किया 3,50,000, 5,90,000, 3,60,000। तो देखिए ट्रेड पेबल 3,50,000 किया है। पहले आपका ट्रेड पेबल जो था, अच्छा ये सब आप मैक्स की बुक्स में कर रहे हो, तो 4,15,000 था, 4,15,000 से 3,50,000,
तो 4,15,000 माइनस 3,50,000, इसका मतलब 65,000 का आपको ट्रेड पेबल कम करना है, राइट, कम करना है। तो ये ट्रेड पेबल कम करना है 65 से। ट्रेड रिसीवेबल देखिए 5,90,000 करना है। ट्रेड रिसीवेबल जो था आपके पास डेटर्स, ये रहा 6,51,000 था, तो 6,51,000 था और उसको करना है 5,90,000। सो 61,000 से तुमको ये भी कम करना है, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स भी, ठीक है। इन्वेंट्री को कितने में वैल्यू किया, 3,60,000 पे, तो इन्वेंट्री जो था आपका 3,93,000 था, माइनस 3,60,000 का ये है आपके पास 33,000 से, तो 33,000 से इन्वेंट्री का वैल्यू भी क्या करना है, कम करना है। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? इस तरह से ये अपने को करना पड़ेगा। नाउ इसके बाद बोल रहा है कि गुडविल डिस्काउंट इश्यू डिबेंचर एंड पी&एल अकाउंट को राइट ऑफ करना है। अच्छा, एक वैल्यू कम करना है तो कैसे करोगे बताओ? ट्रेड पेबल को कम करना है तो डेबिट करना, सो एंट्री क्या होगी, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल एडिशन कर सकते हो। और देन ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री इनको कम करना है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल और टू इन्वेंट्री। अगर आप चाहो तो इनका एक मर्ज एंट्री भी पास कर सकते हो कि ट्रेड पेबल 65,000 से आ जाएगा, टू ट्रेड रिसीवेबल जो आपका है वो 61 से आ जाएगा, टू स्टॉक यानी इन्वेंट्री आपका जो है 33 से आ जाएगा, और बचा हुआ यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा नेट, ठीक है, जैसा कि आईसीआई ने किया है। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, तो ये 65, ये 61, 63 और 29,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, आप कर सकते हो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटलेशन और कैपिटलेशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल और टू इन्वेंट्री, राइट, तो ऑटोमेटिक नेट हो जाएगा। तो चाहे ये फॉलो करो या वो फॉलो करो, आंसर सेम ही आता है। इसके बाद इसने बोला है कि सर ये गुडविल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पी&एल को राइट ऑफ करो, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये सब मिसलेनियस इसमें को राइट ऑफ करना है, तो टू गुडविल टू डिस्काउंट और टू पी&एल राइट ऑफ हो गया। उसके अलावा आगे क्या है देखिए, कंपनी सेड 15,000 एज अ पेनल्टी टू अवॉइड कैपिटल कमिटमेंट 3 लाख। तो जो कंपनी है वो पेड कर रही है 15,000 का पेनल्टी, अवॉइड कैपिटल कमिटमेंट, कैपिटल कमिटमेंट का कोई एंट्री हुआ ही नहीं था तो छोड़ो, बट पेनल्टी पे किए तो टू कैश और बैंक हुआ 15,000। अब पेनल्टी अकाउंट नहीं लिख सकते बिकॉज वो पी&एल का आइटम है, तो उसकी जगह पे आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्या बताओ, कैपिटलेशन। सो कैपिटलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000, सो कैपिटलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000, राइट। इस तरह से ये हो गया, सारी चीज हो चुकी है, इंटरनल खत्म हो गया। लास्ट में एक चीज करते हैं, जो भी कैपिटलेशन का बैलेंस होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। सो ये देखिए लास्ट में इसने ट्रांसफर किया होगा कैपिटलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर हो गया। ये कैसे हुआ, कैपिटलेशन का डेबिट का टोटल करो, कैपिटलेशन का क्रेडिट का टोटल करो, फिर नेट करो, जो बच गया है तो क्रेडिट में बचा था तो अब उसको हटाने के लिए डेबिट किया, तो उसको डेबिट किया तो टू कैपिटल रिजर्व आ गया। अब शुरू होगा अमालगमेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अप्रैल से ये हुआ है, a scheme of absorption was adopted, मैक्स लिमिटेड would take over the मिनी लिमिटेड। सो आपने जो भी एंट्री पास की थी वो मैक्स की बुक्स में की थी, यस सर, तो इस मैक्स का बैलेंस शीट पूरा चेंज हो चुका है, बट मिनी का तो सेम है, और यहाँ पे परचेसिंग कंपनी मैक्स है और सेलिंग कंपनी मिनी है, राइट। इसके बाद आगे क्या बोलता है, अब पीसी इस तरह से हुआ, जरा पीसी के बारे में देखो, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ मिनी लिमिटेड विल बी गिवन 50 इक्विटी शेयर ₹10 इज फुल्ली पेड अप इन एक्सचेंज फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड इन मिनी लिमिटेड। सो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द मिनी लिमिटेड, तो ये देखो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए 1,000 है इंटू 1000 करो, कितना होता है, आई थिंक 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, यस। तो 10 लाख रुपए आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 10 लाख रुपए डिवाइड बाय 100, 10,000, कितना आ गया, 10,000। ये जो 10,000 है ये शेयर्स है, राइट। सो 10,000 शेयर्स आ गए इसके, डिवाइड बाय हर 5 के बदले नए शेयर दे रहा 50 रुपए के, 50 शेयर्स दे रहा है, तो टोटल कितना हो गया वो देख लीजिए, 10,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 50 इंटू एक का वैल्यू 10, सो टोटल मिला के ये भी आ गया आपका 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज का पीसी आ गया इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो पीसी कैसे निकाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर उनके लिए। तो देखो आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो कितने हैं, तो सर एग्जिस्टिंग शेयर्स अपने पास 1,000 है। 1,000 कैसे आए,
10 लाख डिवाइड बाय 100 कितने हो गए? 10,000, सॉरी 10,000 शेयर। कितने हैं? 10,000 शेयर है। अभी जो रेशियो है वो है 50 नए शेयर 5 के बदले, ठीक है, और उसका एक का वैल्यू 10 रुपए है। तो ये बताओ शेयर कितने मिलेंगे? न्यू शेयर इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 50, ठीक है, तो कितना आ गया? 1,00,000 शेयर्स। एक का वैल्यू जो है, वैल्यू पर शेयर ₹10। तो टोटल जो शेयर इश्यू कर रहे हैं उसका कैपिटल वैल्यू, कैपिटल इक्वल टू 1000 शेयर्स ₹10 इक्वल टू 10 लाख रुपीस। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? तो इस तरह से 10 लाख रुपीस आपका आ गया है। क्या ये आपको समझ में आया? राइट, तो 10 लाख रुपीस इस तरह से आपका आ गया। नाउ ये इक्विटी शेयर के लिए हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर के बारे में और बात की है कि इश्यूड ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच इन द रेशियो ऑफ 4 शेयर्स ऑफ मैक्स लिमिटेड फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड इन मिनी लिमिटेड। तो हर 5 के बदले 4 शेयर्स, तो कितने शेयर्स है वो पहले देख लो। तो 400 दे रखा है और ये लैक्स में है, तो 400 इंटू 1000 करो, तो 4 लाख आ गया, डिवाइड बाय 100 करो। तो एग्जिस्टिंग 4000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 4000। तो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए एग्जिस्टिंग शेयर्स 4000। रेशियो जो दे रहा है इनको वो दे रहा है क्या? देख लो, आप लिख लो एक बार। तो सर ये दे रहा है फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड इन मैक्स मिनी लिमिटेड, 5 के बदले 4, तो 4:5। therefore number of shares to be issued 4000 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, ठीक है, 4000 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, 3200 शेयर्स एट द रेट ₹100। सो 3,20,000 का ये आ गया। सो अगर ये ए है और ये बी है तो टोटल पीसी इक्वल टू ए प्लस बी 13,20,000। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? इस तरह से ये पीसी आपका निकलेगा। तो टोटल पीसी आ गया 13,20,000, राइट। सो फाइनल पीसी इज योर 13,20,000 रुपीज। ये आपका पीसी आ गया। अब एंट्री परचेसिंग कंपनी को पास करनी है। सो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडिटी ऑफ सेलिंग कंपनी 13,20,000 आएगा। सो देखिए बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडिटी ऑफ मिनी लिमिटेड 13,20,000। अब जो जो असेट सारी ले ली तो इसने ले लो, फिक्स असेट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं था कि आपने जो भी अभी तक एंट्री पास की सब मैक्स में किया, मिनी में कुछ भी नहीं किया है। देन ट्रेड पेबल डिबेंचर जो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर कौन सा होगा वो देखना है। तो अगर आपने गौर किया होगा तो देखो सिर्फ शेयर दे रहा है, यस सर, सारी एसेट ले रहा है, सारी लायबिलिटीज ले रहा है, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं किया है, नहीं सर। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो जब मर्जर होता है तो जो इसके खुद के रिजर्व होते हैं वो भी लिए जाते हैं, तो ये खुद का पीएनएल भी आएगा, खुद का जनरल रिजर्व भी आएगा, ठीक है। सो ये देखिए इसने क्या ले लिया है, ये खुद का पीएनएल ले गया है और ये खुद का जनरल रिजर्व भी ले लिया है, राइट। और बिजनेस परचेज आ गया है। अब जो भी डिफरेंस है वो क्रेडिट में आ रहा है तो जनरल रिजर्व उतना बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो आपको सारे रिजर्व लेने हैं, सारे रिजर्व सेलिंग कंपनी के आपको लेने हैं। फिर भी कोई डिफरेंस बच जाता है तो जो रिजर्व आपने लिए है उस रिजर्व एंड सरप्लस में से आप किसी में भी एडजस्ट कर सकते हो। बेटर ये रहता है कि जनरल रिजर्व है तो पहले उसमें कर लो, अदरवाइज पीएनएल में करना। तो अगर जनरल रिजर्व अपने पास आया है तो उसमें एडजस्ट कर लो। अगर क्रेडिट हुआ है तो उतना जनरल रिजर्व बढ़ा दो और डेबिट हुआ है तो उतना जनरल रिजर्व कम कर लो। तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो उतना जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और इस तरह से 80,000 आपका बैलेंस आया था और वो उसमें ऐड हो गया और 2,50,000 हो गया। क्या ये आपको समझ में आया? चलो उसके बाद पेमेंट कर लो, लिक्विडिटी ऑफ मिनी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और लास्ट में उसने एक चीज बोली है और वो है आपकी इश्यू ऑफ 112% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑफ मैक्स लिमिटेड फॉर एवरी 12% डिबेंचर इन मिनी लिमिटेड। तो ये तो क्या है? ये तो बोल रहा है कि तुम्हारे डिबेंचर को हमारे डिबेंचर मिलेगा, दे दो। तो एक डिबेंचर हटाओ दूसरा लेके आओ। तो क्या एंट्री होगी? 12% डिबेंचर ऑफ मिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इसे खुद के डिबेंचर इशू करने टू 12% डिबेंचर, और इस तरह से काम खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट बनानी है तो यू हैव द ओल्ड बैलेंस शीट, आपने जनरल एंट्री पास की है उसका नेट इफेक्ट दे दो और फाइनल इस तरह से ये बैलेंस शीट बन जाएगी और टैली भी हो जाएगा।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो था एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट? तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए फिर आगे। Ram Limited and Shyam Limited carry on the business of a similar nature and it's agreed that they should amalgamated। तो दो कंपनी है राम एंड श्याम और वो मिलकर क्या बन रही है, नई कंपनी बन रही है जिसका नाम है राम एंड श्याम लिमिटेड। is to be formed to which the asset and liabilities of the existing company with the certain exception are to be transfer। मतलब कुछ असेट को छोड़कर बाकी सारी नई कंपनी में ट्रांसफर हो रही है। और आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है राम की और आप देख सकते हो ये श्याम की बैलेंस शीट है, राइट? asset and liabilities are taken over at book value। तो बुक वैल्यू पे ले रही है बट विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। तो ये इन चीजों को छोड़कर बाकी सबको बुक वैल्यू पे ले रही है। तो ये बोल रहा गुडविल जो है वो राम की और श्याम की 1,60,000 और 60,000 वैल्यू की है। पहले तो ये बताओ अगर असेट को रीवैल्यूड फिगर पे लिया जा रहा है, चाहे एक भी असेट होगा, तो आपका कौन सा होगा? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज या मर्जर? सर होता है परचेज, क्योंकि मर्जर में हमें सारी असेट को बुक वैल्यू पे लिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये परचेज या मर्जर किसकी बुक्स में फर्क पड़ेगा, सेलिंग या परचेजिंग? सर परचेजिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी का कोई मतलब नहीं, मर्जर हो परचेज हो सब में सेम वे से एंट्री होती है, सेम वे से लेजर अकाउंट बनते हैं। तो यहाँ पे जो भी टेंशन होगी सब परचेजिंग कंपनी को देखना है। बट अगर परचेज है तो जो भी डिफरेंस होगा गुडविल या कैपिटलिज्म में आएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो उसके लिए एंट्री पास करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी रिजर्व लिया नहीं जाएगा, याद रखना। तो ये गुडविल आ गई उसकी आ गई आपकी रीवैल्यूड। मोटर व्हीकल को भी रीवैल्यूड किया गया राम का। डिबेंचर ऑफ श्याम लिमिटेड इज टू बी डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ 6% डिबेंचर ऑफ राम एंड श्याम लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो डिबेंचर जो है उनको 5% प्रीमियम पे डिस्चार्ज होगा, मतलब ज्यादा पेमेंट मिलेगा। The trade receivable of Shyam realized fully and bank balance of Shyam Limited are to be written by the liquidator and the trade payable of Shyam Limited are to be paid out of the proceeds thereof। तो यहाँ पे बोला कि देखो श्याम लिमिटेड जो है उसने अपने ट्रेड रिसीवेबल जो है उसको पैसा पूरा ले लिया, रिसीव कर लिया है। बैंक बैलेंस जो है वो लिक्विडेटर ने अपने पास रखा है, तो सामने वाली कंपनी ने लिया नहीं होगा। और ट्रेड पेबल जो श्याम लिमिटेड है उसको भी पूरा पेमेंट कर लिया है। इसका मतलब श्याम लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, दिस वन, ठीक है, और बैंक बैलेंस ये नई कंपनी नहीं ले रही है। और वैसे भी शेयर कैपिटल तो ले ही नहीं सकती और प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लेने का है, बाकी सारा ले रहा है। तो ये बताओ क्या क्या श्याम लिमिटेड का परचेजिंग कंपनी ले रही है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसके बाद सेकंड है इन्वेंट्री, देन आपका गुडविल जो उसने बोला था कि गुडविल को रिवैल्यू किया है, और 6% डिबेंचर, ये चीजें ले रही है, राइट? राम लिमिटेड में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, मतलब सारी एसेट ली जा रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, बस पीसी कैसे निकालना है नहीं बोला है। तो कौन सी मेथड यूज होगी? नेट असेट मेथड यूज होगी। तो जो जो असेट जितने में ली है माइनस जो जो लायबिलिटी जितने में ली है वो करना पड़ेगा। कंप्यूट द बेसिस ऑन द विच शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड एंड श्याम लिमिटेड विल बी इश्यूड टू शेयर होल्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, अज्यूम द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 रुपीज। तो बताइए कितना शेयर इश्यू करके मतलब पीसी निकालना है, नेट असेट मेथड यूज होगी। तो पीसी ऐसे निकलेगा, नेट असेट मेथड, जो जो असेट जितने में ले रहे हैं वो लिखो। राम सारी असेट ले रहा है, राम के अंदर देखो गुडविल भी आएगा दोनों का। उसके बाद फ्री होल्ड लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक। उसके साथ डिबेंचर भी आएगा, तो ये इसका डिबेंचर आ गया। इसका डिबेंचर कुछ था ही नहीं राम का। ट्रेड पेबल अभी आएगा, 7 लाख रुपए नेट आ गया। तो ये राम को तो ईजी था, ठीक है। राम में याद रखना कि आपने इसको रीवैल्यू किया है मोटर व्हीकल को, तो जो मोटर व्हीकल है उसका रीवैल्यूड फिगर है। इसके बाद श्याम लिमिटेड की बात करो तो बेटा जो जो असेट उसने ली है मैंने यहाँ पे टिक कराया, देखो आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ली है, प्लांट एंड मशीनरी ली है और इन्वेंट्री ली है, 3 चीजें ली है। सो फ्री होल्ड गुडविल आ गया, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग आ गया आपका, प्लांट एंड मशीनरी आ गया एंड इन्वेंट्री आ गया, बाकी तो लिया नहीं है। लायबिलिटीज में सिर्फ डिबेंचर लिया विद इंटरेस्ट, वो विद प्रीमियम, तो ये डिबेंचर विद प्रीमियम आ गया। ट्रेड पेबल तो उसने पेमेंट खुद ही कर लिया है, तो 2,40,000 आ गया। 10 रुपए वाले शेयर से तो डिवाइड बाय 10 कर लिया, नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया। दिस इज योर टोटल पीसी। 7 लाख और 2,40,000 दोनों कंपनी अलग अलग है तो अलग अलग बनाना पड़ेगा, राइट? अब इसने क्या पूछा है सेकंड, ड्रॉ अप द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम। बैलेंस शीट बनाने की है, तो बैलेंस शीट देखो उसकी लाइफ पूरा कागज थी, जो जो असेट जो जो लायबिलिटीज ली है वो सब यहाँ पे मर्ज कर लो और जो पीसी दे रहे हो वो आ जाएगा। सो लिसन, अब आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व भी निकालना पड़ेगा, बट नेट एसेट मेथड में कभी भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं आता है। आपको सिर्फ चेक करना है क्या कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व तो नहीं है इधर, तो चेक कीजिए कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है क्या, नहीं है सर स्टैट्यूटरी रिजर्व तो कोई है ही नहीं, ठीक है। चलो फिर, तो देखो इसकी बैलेंस शीट में क्या आएगी, इसकी लाइफ पूरा कागज थी, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगा। मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको, दोनों का टोटल करो, 7 लाख का 2,40,000, 9,40,000 का टोटल शेयर कैपिटल आएगा, जिसमें 70,000 शेयर श्याम को और 24,000 श्याम को, तो ये टोटल शेयर कैपिटल आ गया 9,40,000 का, 94,000। इसके बाद इसने, अगर आपको ध्यान से आपने सुना होगा तो ये भाई जो बंधु है इसने क्या किया है, डिबेंचर होल्डर को प्रीमियम पे किया है, बराबर है।
तो जब ये प्रीमियम पे ले रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पार्ट भी आएगा। तो कितना हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें देखो 6000 का, तो 6000 का सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया, राइट। दिस इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोनों की ऐड होगी, ट्रेड पेबल ले लिया, फिक्स असेट ले ली, इंटेंजिबल हो गया, इन्वेंटरी सब ऐड कर ली, कैश एंड बैंक बैलेंस जो ले लिया, ये सारा सेम इधर से आया है। ये देखो ये सब यही तो चीजें हैं बैलेंस शीट में, और है क्या। चलो अब सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए इसने नोट दे रखा है, वो देख लो, डिबेंचर इश्यू बाय राम एंड श्याम लिमिटेड टू श्याम लिमिटेड एट अ 5% प्रीमियम। तो उसको 5% प्रीमियम पे इश्यू कर रहा है, therefore सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 6000। तो जब उसने इश्यू किया डिबेंचर तो कितने पे किया, प्रीमियम पे किया है। डन। तो उसने प्रीमियम पे लिया एंड प्रीमियम पे इश्यू किया वापस, तो बात वही हो गई इसके लिए। सो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया है। इसके अलावा इन द बुक्स ऑफ श्याम लिमिटेड एंट्री पास करनी है, तो ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू बुक वैल्यू पे ये एसेट आ गई, बुक वैल्यू पे ये लायबिलिटीज आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल पीएनएल अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, देन राम एंड श्याम टू रियलाइजेशन आ गया आपका, ठीक है। ये क्या था, पीसी था। उसके बाद जो उसने पैसा बेचा उसका पैसा आया तो बैंक टू रियलाइजेशन हो गया, जो इसने पेमेंट किया रिलेशन टू बैंक हो गया, और लास्ट जो शेयर्स मिला उसको तो उसकी एंट्री पास कर ली, और फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की एंट्री पास हो गई। तो इसमें कुछ भी ऐसा सब में नहीं था जो हम ऑलरेडी नहीं कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें वही है जो हम बता चुका हूं मैं आपको, राइट। चलिए अब अपने को देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिमिलर है, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसा ही है आपका, ठीक है। तो जैसा आपने ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था ऑन डिवेंचर वाला, राइट। बस क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये एग्जाम में 2 बार आया होगा, क्योंकि पीएम में सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये एग्जाम वाला क्वेश्चन होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसका प्रैक्टिस जरूर करना। देखिए के एंड डब्ल्यू आपको दे रखा है, गुडविल ट्रेड रिसीवेबल ये सब चीजें दे रखी है, असेट यहाँ पे देखिए ओन डिवेंचर दे रखा है, अमाउंट भी सेम ही है, राइट। अब ये बोला सब डिवीजन किया, सरेंडर किया, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड था, ये डिवेंचर इतना कैंसिल किया, इतने ने इतने लिया, राइट ऑफ किया, ऑलमोस्ट पूरा डिटो है, सिर्फ अमाउंट चेंज है। तो समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको इसका प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क मान लेता हूँ मैं, राइट। इसके बाद आपका अभी है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है, दो कंपनी, एक वसुधा है एक वैशाली है, राइट। इसमें वसुधा एंड वैशाली दो कंपनी है आपके सामने, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। गुडविल ऑफ द कंपनीज वसुधा एंड वैशाली टू बी वैल्यूड 75 एंड 50,000। तो जैसा अपन ने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसा ही है कि इनकी गुडविल दे रखी है वैल्यूड, राइट। फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफ वसुधा लिमिटेड इज वैल्यूड एट 1,95,000 एंड 1,75,000 इसका है दूसरे का, वैशाली का। तो यहाँ पे देखो आप असेट को रीवैल्यू कर रहे हो, इसका मतलब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा, तो वो चीज ध्यान रखना। इन्वेंट्री ऑफ वैशाली आपको 10% अबो वैल्यू करना है, ठीक है, तो 10% ज्यादा वैल्यू करना है। उसके बाद इट इज डिसाइडेड दैट द वसुधा लिमिटेड विल एब्सॉर्ब वैशाली लिमिटेड, तो वसुधा जो है वो वैशाली को ले लेगी, तो दिस वसुधा लिमिटेड इज परचेजिंग एंड वैशाली इज द सेलिंग एंटायर बिजनेस बाय इश्यू ऑफ द शेयर्स एट द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर शेयर वैल्यू फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये पर शेयर वैल्यू कैसे निकालते हो, सेम जैसा कि आपने क्या किया है, नेट एसेट निकालते हो। तो जैसे आप नेट एसेट निकालते हो उसमें से अगर कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो माइनस कर लो, और फिर जो बच गया उसमें डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो इक्विटी, तो वैल्यू पर शेयर इक्विटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय जो भी नेट एसेट आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो, तो यू विल गेट द पर शेयर वैल्यू, राइट। तो ये देखो इस तरह से इसने निकाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वसुधा एंड वैशाली दोनों का निकालना है। गुडविल जो आपने अभी वैल्यू की है, फैक्ट्री बिल्डिंग जो रीवैल्यूड हुई है, ट्रेड रिसीवेबल सेम के सेम आ गए, इन्वेंट्री आ गया इसका, इसका जो था उसने बोला था 10% अबो वैल्यू किया था, तो आपको सही करना है। तो मैं बोलूंगा 82,500 जो है वो 110 के बराबर है। देन व्हाट इज फॉर 100, तो डिवाइड बाय 110 कर लो, इनटू 100 कर लो, तो 75,000 आ गया। कैश एट बैंक ये सब आपका आ गया, राइट। इसके बाद माइनस करेंगे ट्रेड पेबल, ये दोनों आपका आ गया है। उसके बाद दिस इज योर नेट असेट, राइट। अब क्या करना है आपको, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो, देन यू विल गेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या मिलेगा अपने को, इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा। अब इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गया अपने को, जी सर कितना मिला बेटा, 13 इसका और 13 इसका, सेम सेम इंट्रिंसिक वैल्यू मिला है। अब कितने कौन किसको कितने शेयर्स देगा वो अपने को समझना है। तो सबसे पहले देखिए कितने शेयर्स उसके पास थे और किस तरह से पेमेंट करना है वो देख लीजिए। तो टोटल जो पीसी है वो यही है जो नेट एसेट है आपका, ठीक है। तो कौन किसको ले रहा है, सर ये जो ले रहा है वो ले रहा है वसुधा वैशाली को ले रहा है, तो इसको पेमेंट करना है। इसको पेमेंट कितना होगा, जितना इसका नेट एसेट आया, नेट एसेट कितना आया है 5,24,290,
तो दिस विल बी योर पीसी। पीसी आ गया। अब आपके शेयर का वैल्यू 13 रुपया आया, 13 में 10 फेस वैल्यू है, तो 3 क्या हो गया? सो 3 हो गया प्रीमियम। सो हम क्या करेंगे, दिस अमाउंट डिवाइड बाय 13 कर लो, तो कितने शेयर्स अपने को देने सामने वाले को? 40,330 का। इसमें 10 रुपए शेयर का कैपिटल आ गया और 3 रुपया प्रीमियम का आ गया, राइट। तो ऑलरेडी ये सब निकाल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे एंट्री तो पूछी नहीं है, बैलेंस शीट पूछी है, तो बैलेंस शीट पुरानी प्लस नई को ऐड कर लो, हो गया। गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ सकता है, वो ले लो। बाकी सब आप ऑलरेडी इतनी कर चुके हैं चीजें, तो बैलेंस शीट आप आई होप आराम से बना लोगे, राइट गाइज। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। बट अगर किसी को, आप में से किसी भी बच्चे को अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इश्यू है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो कवरेज करता है 25 to 30 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, राइट, और लास्ट क्वेश्चन में भी एक आध पार्ट आ जाता है, तो 25 to 30 मार्क्स कवर करता है। अगर आपको इश्यू है तो मेरे एएस के लेक्चर ओनली ऑन 299 में अवेलेबल है, सिंगल ग्रुप के, राइट। तो आप आराम से जाके मेरी वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हो www.jsvirtual.com, या फिर आप ऐप डाउनलोड करो jsvirtual.com और वहाँ पे स्टोर में आपको मिल जाएंगे लेक्चर। और बिलीव मी, जैसे आप वो करोगे उसमें मैंने सारा आईसीए का मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किए, और टोटल मिला के ग्रुप 1 10-11 आवर्स का है और ग्रुप 2 18-19 आवर्स का है, और उसमें तुम्हारे डेफिनेटली करने के बाद सारे एएस के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ उसमें डाउट नहीं आएगा। तो अभी जो लिंक दे रखा है वहां पे जाइए और परचेज कर लीजिए, राइट। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी आपको दे रखी है, शेयर कैपिटल आपके सामने है, ठीक है, इक्विटी है, जनरल रिजर्व है, देन पी&एल, ट्रेड पेबल, 6% डिबेंचर, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, और सब चीजें दे रखी है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मैसेज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कैरी ऑन द बिजनेस ऑन सिमिलर नेचर, दे एग्री टू अमालगमेट एंड फॉर्म ए बी लिमिटेड। सेम समय जैसा अपन कर चुके हैं, ठीक है, राम और श्याम वाला। अब यहाँ पे गुडविल का वैल्यू दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी का ए का वैल्यू दे रखा है, जैसे वहां पे राम का था। फिर डिबेंचर यहाँ पे बोल रखा है प्रीमियम पे डिस्चार्ज करना है। बाकी चीजें पूरी सेम है, तो जैसा अपन कर चुके हैं ना, सेम टाइप का सम है। तो सेम, सबसे पहले यहाँ पे देखो नेट एसेट निकाली है इसने। नेट एसेट निकाल के क्या मिल गया अपने को? पीसी मिल गया, दिस वन इज योर पीसी टोटल। अब जब नई कंपनी होगी तो उसमें इन दोनों का टोटल ही शेयर कैपिटल आएगा, 80,000, 87,000 ये, 38,400 ये, टोटल कर लो इतने शेयर्स होंगे 100 रुपए वाले, सॉरी 10 रुपए वाले, और ये आगे 12,54,000, राइट। उसके बाद दोनों का बोरिंग ऐड कर लिया, ट्रेड पेबल ऐड कर लिया, टेंजिबल ये सभी कर ली, गुडविल भी निकली है दोनों में, तो गुडविल भी आप निकाल सकते हो। देन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। तो इस तरह से ये हो चुका है। अब इसमें एंट्री देखो, इसने मर्ज किया, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, बट टाइम कम होता है, इसके लिए बेटर क्या रहेगा, साथ में कर लो। तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ए, लिक्विडेटर बी, देन सारी एसेट को मर्ज कर लिया इन लोगों ने, और आपका गुडविल आ गया इसमें, ये देखिए इधर भी ये आ गया है। फिर 6% डिवेंचर बी टू 6% डिवेंचर, लिक्विडेटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इस तरह से आपका ये अमाल कमीशन वाला टॉपिक जो है वो बेटा वो क्या हो रहा है, खत्म होता है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी सारे सम रेगुलर लेक्चर में कवर किए हैं, तो आप वहां से रेफरेंस देखे होंगे, आपने, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों ने नहीं भी देखे होंगे तो एटलीस्ट उनको बेसिक आइडिया तो होगा ही होगा इसका। तो आई थिंक ये पीएम वाले सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अगर फिर भी कुछ डाउट लगे, इन दैट केस आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर जो है आपको मिल रहा है यहाँ पे, देखिए 9867414390। तो आपका जो भी डाउट है उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा गाइस, ठीक है। तो इस तरह से अमाल कमीशन चैप्टर भी आपका होता है खत्म। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।